अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट। कि जब किसी भी कंपनी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट स्टार्ट हो रहा है, नया ऑडिट स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एक ऑडिटर को, अगर आप ऑडिटर हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे ऑडिट स्टार्ट करना चाहिए। तो आप ऐसे तो किसी भी कंपनी के इनविटेशन पे ऑडिट स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक ऑडिटर को फुलफ़िल करनी चाहिए, क्लाइंट को फुलफ़िल करनी चाहिए ऑडिटर के लिए। यानी ऑडिटर ज़रूर कुछ चीज़ें डिमांड करेगा किसी भी कंपनी से जिसका ऑडिट हो रहा है। तो जब तक वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल ना हो तो ऑडिटर नया ऑडिट स्टार्ट नहीं कर सकता। दो पॉइंट जहाँ देखने होंगे, एक हो सकता है कि ऑडिट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, एक हो सकता है कि ऑडिट ऑफ एस्टेब्लिश कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक नई कंपनी का फर्स्ट ऑडिट करने जा रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो उसके लिए तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं कि फुलफ़िल हों, कंप्लीटेड हों, तो आप ऑडिट स्टार्ट करेंगे। ये हुआ न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी के लिए। लेकिन जब आप एक ओल्ड कंपनी की तरफ जा रहे हैं, यानी एक ऐसी कंपनी जिसका आप प्रीवियसली भी ऑडिट कर चुके हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि हमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों जो जो एक न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी के लिए आप डिमांड करते हैं। तो उसके लिए फिर आप इनविटेशन या अपॉइंटमेंट लेटर से या कंपनी के अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कंप्लीट हैं तो आप ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कुछ डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक पे कि कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट आपको क्या कह रहा है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनल ऑडिट, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑडिट टू हिज क्लाइंट। फाइनल ऑडिट जिसे हम बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं, कि जब आप फाइनल ऑडिट की तरफ जा रहे हैं, एनुअल ऑडिट कर रहे हैं आप, वो 1 साल का हो सकता है, वो 3 साल का हो सकता है, वो 5 साल, यानी कुछ किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो सकता है। तो अब आप क्लाइंट से कौन सी ऑडिटर कौन कौन सी चीज़ें, कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से प्रूफ डिमांड कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है कि अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स इन यूज टुगेदर विद अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड अपॉन देम विद देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो पहला तो आप सबसे पहले कंप्लीट बुक्स जो हैं वो डिमांड करेंगे। बुक समझ रहे हैं आप? बुक मीन्स अकाउंटिंग बुक्स, जनरल जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, यानी वो तमाम बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, एक्सपेंसेस बुक हैं आपके पास, एक्सपेंडिचर बुक्स हैं आपके पास, रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, कैपिटल एक्सपेंड, वो तमाम अकाउंटिंग की बुक्स जिनको आप इनिशियली तो आप ये डिमांड करेंगे। फिर आपको ये भी साथ क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो लिस्ट दे उन लोगों की, उन वर्कर्स की जो एंगेज रहे इन ड्यूटीज़ में। वो अकाउंटेंट कौन से थे, वो मैनेजर्स कौन से थे, वो एम्प्लॉयज़ कौन से थे, जो लिंक थे, जो जिनको ये ड्यूटीज़ असाइंड थी, जो कंपनी में काम कर रहे थे इस टाइम में। अ नोट ऑन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग in operation and statement of system of internal control in practice should be provided to audit staff. अब ये भी ज़रूरी है कि ऑडिट स्टाफ को बुक कीपिंग सिस्टम क्या है आपका, कौन सा सिस्टम आप फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। और कंपनी को इससे रिलेटेड भी ऑडिटर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑडिटर को यहाँ इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो ऑडिटर को यहाँ अलाउ करनी चाहिए, तो या प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हुआ आपके पास, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया कि जब कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट है, नया ऑडिट स्टार्ट हो रहा है, तो क्लाइंट को अपने ऑडिटर को ये रिकॉर्ड्स देना ज़रूरी है जिसमें इनिशियल स्टेज पे आपको अकाउंटिंग की वो तमाम बुक्स जो यूज़ हो रही हैं, ये यूज़ हुई हैं, जो क्लोज हो चुकी हैं, या और साथ ही सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है कंपनी का ये भी बता देना चाहिए, और बुक कीपिंग सिस्टम क्या है ये भी बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरे सामने है, सेकंड रिक्वायरमेंट जो हो सकती है, जो ऑडिटर रिक्वायर डिमांड कर सकते हैं, ऑल द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री शुड बी टोटल्ड एंड ऑल द लेजर्स शुड बी बैलेंस्ड एंड रूल्ड ऑफ। हम ये जब अकाउंटिंग कर रहे थे तो हमने यही बात की कि जनरल एंट्रीज अगर आप कर चुके हैं, जनरल एंट्रीज टोटल्ड हों। हम यही पढ़ते हैं कि जब आप जनरल एंट्रीज पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें आपके पास जब क्लोज हो जाती है बुक, तो आप ऐसा अकाउंटेंट उसे टोटल कर लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड को, कॉलम को।
फिर इसके बाद ये भी देखना होगा पोस्टिंग हो चुकी हो लेजर में, और लेजर बैलेंस्ड हो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या जीरो बैलेंस, या और इसे रूल्ड ऑफ भी कहा जा सकता है कि रूल्ड ऑफ हो। रूल्ड ऑफ मींस कि वो फर्दर ट्रायल में जा चुके हों और कैरी बैलेंस कैरी डाउन हो चुका, बैलेंसेस आपने फाइनल कर चुके हो, लेजर क्लोज हो चुके हो और लेजर के बैलेंसेस को आपने रूल ऑफ किया हो, ये ज़रूरी है। इसी तरह यानी ऑडिटर रिमांड करेगा कि लेजर भी क्लोज हों। द फाइनल ट्रायल बैलेंस एंड द ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स शुड बी kept ready for the audit and examination। इसी तरह क्लाइंट के लिए क्लाइंट ज़रूरी है कि क्लाइंट यानी कंपनी जिसका ऑडिट हो रहा है वो कम ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट स्टाफ को एग्जामिनेशन के लिए तमाम फाइनल अकाउंट्स रेडी हों। फाइनल अकाउंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हों, यानी कंट्रोल लेजर्स रेडी हों, फाइनल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ये तमाम रिकॉर्ड्स रेडी हों, अवेलेबल हों, एग्जामिनेशन के लिए क्लोज हो चुके हों। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल स्पोर्टिंग वॉचर्स टू ऑल द बुक्स शुड बी केप्ट प्रॉपरली अरेंज्ड। और ये भी ज़रूरी है कि जो भी वॉचर्स यूज़ हुए, जो भी वॉचर्स जिनकी बेसिस पे ट्रांजैक्शंस की गई, जिनके बेसिस पे आपने नरेट किया, जिनके बेसिस पे आपने नरेशन सेट की, ये अरेंज्ड हों, ईयर वाइज अरेंज्ड हों, डिसिप्लिनरी लेवल पे अरेंज हों, अरेंजमेंट इनकी एज़ पर डेट हो, एज़ पर रिकॉर्ड हो, सीक्वेंस को फॉलो किया गया हो। जो आपका एक वॉचिंग सिस्टम होता है, एक्यूरेसी, वॉचिंग एक्यूरेसी को भी आप मेंटेन रखें। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉचिंग सिस्टम है, वॉचर सिस्टम होता है कि आप कैसे वॉचर फाइलिंग करते हैं, वॉचर फाइलिंग भी अवेलेबल हो और कंप्लीट हो, रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो और सेपरेट रिकॉर्डिंग हो। इसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग मीन्स कि आप वॉचर को हर एक मंथ बेसिस पे, डे बेसिस पे आप कह सकते हैं, या क्वार्टर बेसिस पे, सेमी एनुअली, एनुअली, इस बेसिस पे आप इनकी मैनेजमेंट करें वॉचर्स की, ताकि अगर ऑडिटर कोई भी सैम्पलिंग करता है किसी भी फाइल से, किसी भी क्वार्टर से, किसी भी मंथ की वॉचिंग कर रहा है, तो सिर्फ वही उसी मंथ का डाटा अवेलेबल हो और वो सेपरेटली अरेंज्ड हो वेल मैनर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पोर्टिंग स्केड्यूल्स टू द ड्राफ्ट अकाउंट्स, schedule of debtors and creditors, schedule of bad and doubtful debt, schedule of outstanding assets and liability, the respect of accrued income। देखिए ये पॉइंट आप ज़रूरी हैं क्लियर कर लें। अक्रूड इनकम हुई या अनपेड एक्सपेंडिचर्स हुए, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड अगर है, प्रीपेड हैं, ये तमाम एडजस्टिंग से रिलेटेड हैं। इनकी एडजस्टिंग क्योंकि हो चुकी होती है, इनको एडजस्ट करते हो टाइमली, या आपके अकाउंट रिसीवेबल, आपके डेटर्स जो बैड डेट्स की बन चुके हैं, जो बैड डेटर्स हैं या डाउटफुल डेटर्स हैं, उनके क्या अलाउंसेस रखे गए थे, उनके अलाउंसेस रिकॉर्ड या अकाउंट बैलेंसेस क्या हैं, किस तरह इन्हें रूल ऑफ किया जाता है, किस तरह एडजस्ट किया जाता है, ये तमाम प्रोसीजर्स अवेलेबल हों। स्केड्यूल ऑफ और शेड्यूल ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिसमें आपके पास सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम है, जिसमें आपके पास सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम अप्लाई हों, एप्लीकेबल हों, अवेलेबल हों। और स्पोर्टिंग स्केजुअल्स टू ड्राफ्ट अकाउंट्स, आपके पास जो ड्राफ्ट अकाउंट्स हैं उनके स्पोर्टिंग स्केजुअल्स अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास डेप्रिसिएशन है, इससे रिलेटेड तमाम रिकॉर्ड्स, इसके रिलेटेड तमाम स्केजुअल्स, इसके फार्मूलाज, इसकी कैलकुलेशन, इसकी वैल्यूएशन भी क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा कि अच्छा, आउटस्टैंडिंग एसेट और लाइबिलिटीज़ अगर हैं तो ये भी क्लियर हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्रूड इनकम। अगर आप इनकम अर्न कर चुके हैं और रिसीव नहीं हुई, इससे रिलेटेड भी रिकॉर्ड होने चाहिए। अनपेड एक्सपेंडिचर, कौन कितने एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो अनपेड हैं, जिनके भी आप पेमेंट नहीं किया आपने, ये भी क्लियर हो, इनके स्केजुअल्स क्लियर रहें। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपको पता है कि पेड इन एडवांस अगर आप कर देते हैं, करंट एसेट है, ये भी क्लियर हो, इनके रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड हों, अवेलेबल हों। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड हुआ, शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिटेल्ड इन्वेंट्री शीट्स। देखिए जब आप डिटेल इन्वेंट्री शीट बनाते हैं, जैसे हम लाइफो मेथड, फाइफो मेथड यूज़ करते हैं, एवरेज कास्टिंग यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूज़ करते हैं, तो ये भी क्लियर रहे कि क्या रिकॉर्ड्स हैं और इन्वेंट्री की स्केजुअल्स क्या कर रहे हैं, कौन से मेथड आप यूज़ करते हैं। In respect of stock and fixed assets, schedule of share capital etc. should be prepared and kept in final form। ये भी ज़रूरी है कि आप शेयर कैपिटल क्या है, एडिशनल शेयर कैपिटल क्या है, इनके स्केजुअल्स क्या हैं, इनकी बुक्स क्या कह रही हैं, अकाउंट्स कितने ओपन किए गए हैं, ड्राइंग्स के अकाउंट्स क्या कह रहे हैं, आपके इक्विटीज़ अकाउंट्स क्या कह रहे हैं,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ये तमाम क्लियर हों, तो इनका भी रिकॉर्ड अवेलेबल हो। तो ये तो हमने देखा कि अगर नया ऑडिट किया जा रहा है और कंपनी इस्टेब्लिश है और आप उसका फर्स्ट टाइम ऑडिट नहीं कर रहे, तो आपको हेल्प आउट करें, आप सिर्फ ये 4 स्टेजेस या स्टेप्स हैं जो नेसेसरी हैं, एसेंशियल्स हैं, ये डिमांड करेंगे। लेकिन अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो रिलेटेड है न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी के रिलेटेड। बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट सम ऑफ द ऑडिटर प्रिपेयर अ जॉब इंफॉर्मेशन शीट। अच्छा, पहले तो हम जॉब इंफॉर्मेशन शीट की तरफ भी जा सकते हैं। द ऑडिटर ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश लिमिटेड कंपनी शुड कैरी आउट द फॉलोइंग प्रिलिमिनरी वर्क। हाँ, लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा, सॉरी से डिस्कस कर लें। मैंने कहा कि द बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट सम ऑफ द ऑडिटर्स प्रिपेयर अ जॉब इंफॉर्मेशन शीट। ये भी ज़रूरी है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप जॉब इंफॉर्मेशन शीट भी आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो ऑडिट में मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो मुझे क्लाइंट ज़रूर प्रोवाइड करेगा। तो आप अपनी एक प्लानिंग कर लेते हैं ऑडिट प्रोग्राम, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लान कर लेते हो और प्लान आपको हेल्प आउट करता है। वही उस प्लान की बेसिस पे आप वो तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो आप ऑडिट करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही डिमांड करेंगे और आपको ज़रूर क्लाइंट वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं कि अगर आप नई ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूली एस्टेब्लिश, उसका ऑडिट करें, तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर एक्वायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से। The auditor newly established limited company should carry out the following preliminary work before commencing the actual audit. द फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट। जब आप ऑडिटर हैं और आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट चेक कर लें कि कंपनी की तरफ से आपको अपॉइंट किया भी गया है या नहीं। तो अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर आप डिमांड करेंगे फर्स्ट स्टेज पे। He should ascertain whether his appointment is in order. He should obtain a certified true copy of resolution of board of directors or shareholders, whichever is relevant, and keep it in the permanent audit file. If an auditor is being appointed in place of a retiring auditor, he should see that requirements of the company's ordinance 1984 have been complied with. तो फर्स्ट तो आप देख लेंगे कि आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो क्या अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। फिर रेजोल्यूशंस जो तरमीम हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग में जो प्रेजेंट हुई उसको आपके पास कापी होनी चाहिए, रेलिवेंट रिलेटेड कापी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। या आप रिटायरिंग ऑडिटर की जगह जा रहे हैं तो आपको देखना हो, या प्रमोशन है या कोई भी लेवल है, तो आपको देखना होगा कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को यहाँ कंप्लाई किया गया या नहीं किया गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेंगे कौन सी हो सकती हैं। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट है, पढ़ चुके हैं। मेमोरेंडम एमओ ए एंड एओए ऑफ एसोसिएशन शुड बी obtained एंड स्टडीड केयरफुली। तो आप किसी भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को, टर्म्स कंडीशंस को, लीगल स्टैंडर्ड्स को आप ज़रूर पढ़ के जाएं कि कंपनी जब उसका जैसे आपके पास फर्स्ट और इनिशियल ऑडिट है किसी कंपनी का हुआ, या कंपनी का आपके पास सब्सिडरी ऑडिट हुआ, कंपनी स्टैब्लिश हुई तो सब्सिडरी ऑडिट हुआ होगा। कंपनी के मैनुअल्स क्या हैं, कंट्रोल सिस्टम क्या है कंपनी का, रूल रेगुलेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इनको आप केयरफुली स्टडी करें ताकि जब भी आप ऑडिट स्टार्ट करें तो आपको कहीं कोई कोई फला ना रहे आपको ओपिनियन में, या रिकॉर्ड अटेनमेंट में कोई आपको एविडेंस अटेनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रहे। तो पहले तो पॉइंट ये है कि आप बायलास को क्लियर करेंगे, फिर आप ऑडिट स्टार्ट करें। तो ये आपको कापी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास जो आप डिमांड करेंगे। Particulars affecting the auditor in relation to account book and internal procedures relating to relevant matters should be noted. फिर ये है कि आपके पास एक ऑडिट नोटबुक हो, और कंपनी का आप जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको ज़रूर आप टैली करें, केयरफुली रीड आउट करें, केयरफुली स्टडी करें, ताकि आपको जब ऑडिट स्टार्ट करें तो अकाउंटिंग सिस्टम आपको हेल्प आउट करे। मेथड्स ऑफ आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको हेल्प आउट करें, वो क्लियर हों आपको। तो ये सेकंड है कि आप प्रोसीजर रिलेटिंग टू रेलिवेंट मैटर्स, हमने कहा इंटरनल प्रोसीजर्स, ये ज़रूर आपको क्लियर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। रेलिवेंट मैटर्स अफेक्टिंग द अकाउंट्स एंड एलाइड इंफॉर्मेशन शुड बी एग्जामिन्ड। अब आप कंपनी की प्रोस्पेक्टस ज़रूर एक्वायर करें, डिमांड करें और इसको प्रॉपरली रीड आउट करें।
ताकि जब आप कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करें तो जो भी कंपनी से के रिलेट, जैसे एनुअल रिपोर्ट है, अगर न्यूली स्टैब्लिश नहीं है, स्टैब्लिश कंपनी है, तो उसके लिए भी प्रोस्पेक्टस आप ले सकते हैं, जो आपको हेल्प आउट करेगी इस कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी के रिसोर्सेज क्या हैं, कैपिटल कितना है कंपनी का, या आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैसेज अवेलेबल होता है उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड अवेलेबल है, प्रोफार्मा स्टेटमेंट्स हो सकती है न्यूली स्टैब्लिश है, बेंचमार्किंग हो सकती है, तो ये आपको प्रोस्पेक्टस हेल्प आउट करेगी। थर्ड पॉइंट हो सकते हैं मिनट बुक, मीटिंग हुई होगी ज़रूर कंपनी की, जब कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, जब स्टेच्यूटरी ऑडिट हुआ है कंपनी का, प्रिलिमिनरी ऑडिट हुआ कंपनी का, उससे रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ डिसीजंस होंगे, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। You should go through the directors and shareholders minute book and jot down notes of important decisions। यानी मिनट बुक, हम मैंने पहले बात की, जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए गए उनकी मिनट रिकॉर्डिंग होती है, वो एक बुकलेट की शक्ल में आपको मिल सकती है, एक रिपोर्ट की शक्ल में आपको मिल सकती है, जिसमें रिकॉर्डेड होगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे, मीटिंग किस डेट पे हुई, एजेंडा क्या था, एजेंडे में क्या क्या डिस्कशन हुई, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्या डिस्कशन की गई, और फाइनल डिसीजन क्या हुआ, और इसको कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी बेसिस पे क्या क्या नोटिफिकेशंस हुए, कंपनी में पॉलिसीज़ कौन कौन सी रिफाइन हुई, तो ये मिनट बुक बता रही होती है। तो आप मिनट बुक को देख के भी आपके पास ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट आप एक्वायर करें। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स से ज़रूर लेंगे कि कंपनी के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, फिक्स पे कितने वर्क, कैसे वर्कर्स काम करते हैं, आप वर्कर्स को रिक्रूटमेंट उनके सिलेक्शन किस लेवल पे करते हैं, सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं आपके पास, आपके साथ डेटर क्रेडिटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कैसे जाते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या हैं, ये देखना ज़रूरी है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स कंसर्निंग द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड। हाँ, यहाँ हमने पहले तो ये क्लियर कर लिया कि अगर आप ऑडिटर हैं तो आप ये देख लें कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वर्कर्स की अथॉरिटीज़ क्या हैं, अथॉरिटीज़ को ओवर रूल तो नहीं किया जा रहा, किया जा रहा यहाँ, या पावर ओवर रूल तो नहीं हो रही, ये भी देखना ज़रूरी है। कौन से वर्कर हायरार्की क्या है यहाँ, अथॉरिटीज़ कौन हैं, तो ये देखना ज़रूरी है। या फिर डिमोशन प्रमोशन रूल्स क्या कहते हैं और कंपनी में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे अप्लाई किया जा रहा है, या किस तरह एप्लीकेबल है, तो ये आप देखेंगे। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी कह सकते हैं मटी मटी कॉन्टेक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विद द आउटसाइडर्स शुड बी procured and studied with the vendors, underwriters, managing agents, etc. Important matters should be noted। अब देखिए, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, इससे आप कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिकॉर्ड यानी सॉरी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं आपको, इनकी बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको आप अपनी नोटबुक का पार्ट बनाते जाएंगे, यानी नोटबुक का पार्ट बनता जाएगा ये चीज़ें, तो क्लियर रहेंगी और फ्यूचर में आपको ये हेल्प आउट करेंगी। यानी ऑडिट नोटबुक होती है, आपके पास एक डायरी होगी जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते जाएंगे कि हाँ, ये प्रॉस्पेक्टस क्या कह रही है, एम क्या कह रही हैं, सॉरी एम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कह रहे हैं, एमओए क्या कह रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कह रहे हैं, तो ये क्लियर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कह रहे हैं, अब आप नोट कर रहे हैं, और जब ऑडिट स्टार्ट करेंगे यही पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे ऑडिट ओपिनियन में या एविडेंस एक्वायर करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेक्निकल ऑपरेशंस। He should acquaint himself as far as possible with the technical operations of the company. It is advisable that he should visit works before starting the audit। यानी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप उस इदारे का विजिट कर लें, या उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रीड आउट कर लें, उनको क्लियर कर लें, ताकि आज ऑपरेशनल टेक्निकल ऑपरेशंस जाके देख लें, फैक्ट्री में कैसे काम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जा रही है, मटेरियल सुपरवाइजर्स कैसे पास आउट करते हैं, मटेरियल परचेज कहाँ से किया जाता है, क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो टेक्निकल ऑपरेशंस को आप ऑडिट से पहले एक विजिट कर सकते हैं, जो हेल्प आउट करेगा आपको अपनी ओपिनियन सेटिंग में। List of books. He should obtain a list of books, statutory, statistical, and accounting, which are in use together with the names and duties of the various clerks who are to write them up। लिस्ट ऑफ बुक्स मीन्स कि आप न्यूली कंपनी का, न्यूली स्टैब्लिश कंपनी है, उसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, या 3 साल, कोई पीरियड कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे
कि कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं, एक्वायर करें, बुक्स एक्वायर करें, मुकम्मल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ले लें, ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस वर्कर्स या क्लर्क्स या अकाउंटेंट ये आप ले लें, स्टेचूटरी स्टैटिस्टिकल अकाउंटिंग, यानी स्टेचूटरी मीन्स के आपकी कंपनी के जो लीगल रिकॉर्ड्स हैं वो ले लें, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं ये सारे ले लें। तो इसको ये आपको हेल्प आउट करेंगे ऑडिट करने में। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फिर ये देखना ज़रूरी है कौन सा सिस्टम यहाँ इम्प्लाइड है, ये भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है आपके पास, एक रूट सिस्टम है, कौन सा सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है, एक रूअल है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आप किसी भी बेसिस पे जा सकते हैं। इंटरनल चेक, जो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा आएगा, कि ही शुड ascertain whether the internal check system in operation appears in the black and white in some accounting manuals. If so, he should go through the same and carefully note any loopholes. The system whatever exists in the practice should be tested in all practical aspects. देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको एक वहाँ का सिस्टम नज़र आता है जहाँ वर्कर्स पे भी चेक होता है, जहाँ रिसोर्सेज पे चेक होता है, जहाँ फाइनेंसेस या एक्सपेंसेस पे कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं चेक होता है, या आपके ऐसे टेक्निकल ऑपरेशंस हैं उनके लिए कोई सिस्टम बनाया गया होता है, एंट्रेंस और एग्जिट का एक सिस्टम होता है हर इदारे का। तो ये आपको ये है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिसोर्सेज को कैसे आप कंट्रोल करते हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं, किस तरह हैंडल कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि जो काम हो रहा है इस इदारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वैसा है, क्या वो ब्लैक एंड वाइट है, क्या वो नोटिफाइड है। तो अगर है उसके मैनुअल्स लेंगे, नहीं है तो आप फिर क्यूरीज यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, तो अब आपको ये भी ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर ऑडिटेड रिपोर्ट्स ज़रूर एक्वायर करें, कि आपका पहले अगर ऑडिट हुआ है और ज़रूर हुआ होगा, तो अगर हो चुका है या इनिशियल ऑडिट्स हुए हैं या तो आप लें, अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ऑडिटेड रिपोर्ट्स आप यहाँ लें, अगर हो चुका है तो आप ले सकते हैं। विद एक्सेप्शन ऑफ न्यू कंपनी, या न्यू कंपनी से तो आप नहीं ले सकते, लेकिन ओल्ड से लिया जा सकता है। न्यू कंपनी से नहीं लिया जा सकता, लेकिन प्रिलिमिनरी ऑडिट जो हुआ होगा जब कंपनी स्टैब्लिश हो रही थी तो कंपनी ने ऑडिट करवाया होगा, वो रिकॉर्ड आप ले सकते हैं स्टेच्यूटरी ऑडिट का। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है वो ऑडिट प्रोग्राम, ही शुड देन ड्राफ्ट एन ऑडिट प्रोग्राम एंड कमेंस द वर्क ऑफ ऑडिट। अब आप क्या कर लेंगे, ऑडिट प्रोग्राम आप बना लेंगे। ऑडिट प्रोग्राम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे ऑडिट प्रोग्राम को। तो यहाँ तक हमने कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट पे बात की।